नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान का एक नया अंक लेकर मैं हूं आपके साथ निहारिका। स्वागत आप सभी दर्शकों का। आज के मेहमान के बारे में जिक्र करूं तो आज की जो हमारी मेहमान हैं, आप नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर की कुलपति हैं। आपने 2017 में ज्वाइन किया इस विश्वविद्यालय को कुलपति के रूप में, और मैं आपको बताऊं कि इस अवधि के दौरान आपने लगातार राष्ट्रीय महत्व के इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। भारत गौरव पुरस्कार 2016, चाणक्य पुरस्कार 2014, इसके साथ ही भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार 2018, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उत्कृष्ट पुरस्कार 2018, ब्रिटिश संसद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2018, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। एशिया वन द्वारा एशिया में उच्च शिक्षा में महिला उद्यमी पुरस्कार 2021, साथ ही 2021-22 का ग्लोबल लीडर अवार्ड आपको दिया गया। इंडो अमेरिकन ग्रीन यूनिवर्सिटी नेटवर्क न्यूयॉर्क द्वारा लीडरशिप फॉर नेट जीरो एंडेवर अवार्ड 2022, और साथ ही यूनिवर्सल पीस फेडरेशन के द्वारा एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड भी आपको मिला है। इतनी सारी उपलब्धियों के साथ एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, एक विदुषी महिला आज हमारे साथ है। तो चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारी आज की विशेष मेहमान, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर प्रोफेसर सुनैना सिंह जी का। नमस्कार। 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 जब आपके बारे में जिक्र भर कर रही थी तो मेरे पास आपके जो पुरस्कार हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त थी। बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की है, और मैं कहूँगी कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, अभी आपके पास इसे आगे ले जाने के लिए आपको ये मौका मिला है और आप लगातार कार्य भी कर रही हैं। आज के कार्यक्रम में हम दोनों पहलुओं पर बातचीत करेंगे। पहले तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुकाम हासिल किया है उसका जो ये कदम दर कदम जो आपके जीवन में अनुभव आए, जो प्रयास आपने किए, वो इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय में किस तरह से आप कार्य कर रही हैं, जो वातावरण है उसे एकेडमिक तौर पर किस तरह से उत्कृष्ट कर रही हैं, सारी बात को की जानकारी हम लेंगे। तो फिलहाल शुरुआत आपके अपने जीवन से, ये जो विकास रहा, ये जो शिक्षण से जुड़ना हुआ मैम, वो कैसे हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है निहारिका आपसे बात करते हुए। जी मैम। मैं एक एकेडमिक फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पिता भी बहुत नामी प्रोफेसर थे। अच्छा। हमारे फैमिली में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, जी जी, एकेडमिक्स, तो हम घिरे हुए थे नॉलेज से बचपन से ही। और हमारे जो मेरे पिता के रूम में हमेशा 3 फोटो हुआ करती थी। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये मेरा इंस्पिरेशन रहा जैसे मैं बढ़ती गई। एक तो थे विवेकानंद जी, एक थे रामकृष्ण परमहंस, और दूसरी थी सरस्वती, तीसरी थी सरस्वती माँ का। जी जी। तो ये 3 जो पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स थे, ये खुद भी ज्ञान के बहुत बड़े उत्कृष्ट जुड़े हुए थे। और फैमिली में ऐसा है कि हम लोग सिर्फ डिस्कशंस इन द इवनिंग, हमारे फोरा होते थे। अच्छा। जो मेरे फादर लीड करते थे, तो हम बच्चे बैठे और वहाँ सुनते रहते थे। तो शिक्षा तो देखिए, ये तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही है, मैं ऐसे कहूँगी। और फिर मैंने जब मैं हिंदी मीडियम से शुरू की हूँ अपनी शुरुआत, लेकिन कहीं बीच में 7वीं 8वीं कक्षा के बाद इंग्लिश मीडियम में चली गई। तो इसके भी काफ़ी चैलेंजेस थे। तो चैलेंजेस बहुत पहले सीख चुकी हूँ मैं कैसे डील करना है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद हमने आई टॉप द MA एंट्रेंस, देन डिस्टिंक्शन विथ इन MA इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर की स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी हूँ। मैं अभी भी पढ़ती लिखती हूँ। तो
अच्छा लगता है जब आप एकेडमिक फैमिली से आते हैं तो ज्ञान की परंपरा जो है वो तो चलती रहती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसी को हम बांटते हुए इसी का हमको देखिए नई पीढ़ी जो आ रही है, जी, जी। जो हम अल्फा जनरेशन जी जनरेशन कहते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पढ़ते हैं और हमको चाहिए कि पुस्तक हाथ में रहे। हाँ, मैम। तो दिस इज परहैप्स द जनरेशन लीप दैट हैज हैपेंड, बट आई वैल्यू द बुक्स। तो ये एक छोटा मेरा इंट्रोडक्शन था। बिल्कुल, बिल्कुल। और लगातार मेहनत किए हैं हम। पीएचडी इन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड कल्चर किया मैंने। जी, जी। फिर पोस्ट डॉक भी किया, कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला। तो ऐसे जैसे मेहनत चलती रही वैसे वैसे रिकग्निशन भी मिला। अब ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं डीन बनी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डीन, तब मुझको एक मौका मिला कि शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट बनने का। ये होता है कि एक टर्म में इंडियन प्रेसिडेंट रहते हैं, जी, जी। और दूसरे में कैनेडियन। जहाँ तक मेरी जानकारी है मैम, आप शायद पहली महिला हाँ जी, बिल्कुल प्रेसिडेंट थी, है ना? बिल्कुल इंडिया जी, जी। से। और मैं इसका श्रेय दूंगी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी। जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को कंप्लीटली बाइनेशनल बनाया। बिल्कुल। तो उसके बाद वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, वेयर आई कुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम इनोवेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से मैंने जोड़ा लॉ स्कूल से लेकर IITs, IIMs, some state universities, central universities, because India houses varied institutions. इतने अलग अलग शिक्षा के विभाग हैं हमारे पास, जो शायद कहीं और आपको नहीं मिलेंगे दुनिया में। तो इन सब को जोड़ा मैंने, और कनाडा से अबाउट 39 इंस्टीट्यूशंस, हमारे 40 थे, 45, तो नियरली 100 इंस्टीट्यूशंस को मैंने हेड किया उस दौरान। जी, जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यू गेट टू नो हाउ टू डील विद द इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। फिर मैंने एक एजुकेशन समिट किया वहाँ पर, जहाँ हमारे मिनिस्टर भी आए थे, UGC चेयरमैन थे, और वहाँ के मिनिस्टर्स भी थे। तो ये बहुत बड़ा सम्मेलन था शिक्षा का, जहाँ पर मैंने ये आगे रखा था एज प्रेसिडेंट कि हमको जॉइंट टीचिंग करनी चाहिए। जी, जी। हमको जॉइंट डिग्रीज भी लानी चाहिए। अच्छा। हमारा एक क्रेडिट बैंक भी होना चाहिए, बढ़िया। जो बच्चों का जो हम शेयर कर सकते हैं with other countries, so that they know the quality of Indian students, because Indian students बहुत ज़्यादा जाते हैं बाहर देश जी, जी। पढ़ने के लिए, क्योंकि आई थिंक हमारा जो देश है ये ज्ञान परंपरा के लिए ही जाना जाता है। ये हमारी खासियत है, यही तो बड़ी खासियत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नालंदा तो विश्व गुरु रहा है, नालंदा और तक्षशिला। तो यहाँ एक ज्ञान का अद्भुत प्रतीक जो बना था इस 2 यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, बहुत पहले, बिफोर ऑक्सफोर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, जी, जी। बिफोर बोलोनिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो हम शायद दुनिया के प्रथम लीडर्स थे इन नॉलेज सिस्टम्स। मैं एजुकेशन नहीं बोलूंगी, नॉलेज सिस्टम बोलूंगी। जरूर, जरूर। क्योंकि हमारे पास शिक्षा जो हुआ करती थी उस जमाने में, इट वॉज अबाउट लाइफ एंड लिविंग एंड हाउ टू डील विथ लाइफ, हाउ विजडम मस्ट प्रिवेल इन योर एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ा, और इसका एक इम्पैक्ट हुआ मुझ पर कि हम शिक्षा को किस दिशा में ले जा सकते हैं। अच्छा। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत शुक्रगुजार हूँ, extremely thankful for the opportunities provided to me by the Indian government, and they gave me I was brought into a central university as vice chancellor. वहाँ पर भी बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ इस दिशा में था जब मैं गई वहाँ पर कि
शायद बहुत से लोग उस चैलेंज को ना ले पा रहे थे। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि हमारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है। हमारे जो यंगर जनरेशन है, दे एक्सट्रीमली स्मार्ट, intuitive, intelligent, and forward looking, you know, the fresh ideas. I appreciate all that, but I also found the faculty or the circumstances had misled them in many ways. So it became more an activist zone rather than a knowledge zone. तो इसको मुझको हैंडल करना था, तो मैंने सारे एकेडमिक ऑर्डिनेंसेस, स्कूल्स रिव्यू करवाए। जैसा कि आपने बताया मैम, जब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कैसे आपका जुड़ाव हुआ शिक्षा के क्षेत्र से, और बहुत सारे मुकाम आपने हासिल किए हैं, कुछ के बारे में आपने बताया। इसके साथ ही आप विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के मेंबर भी हैं आप, और बहुत सारे नए कार्य कर रही हैं मैं कहूँगी। आपने कहा कि बचपन में जब शुरुआत आपकी हुई तो घर का जो माहौल था वो शिक्षा का माहौल था, और वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा, मन में एक भावना आई, और ये जो शुरुआत थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। आपने अपने प्रेसिडेंट पद का भी जिक्र किया, जिसने आपको मौका दिया बहुत कुछ सीखने का। इन पदों पर जब हम रहते हैं तो हमें एक अवसर मिलता है कि हम विभिन्न पक्षों को जान सकें, और तब हमारे अपने अंदर भी बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ती है, जिसे हम दूसरों से साझा कर सकते हैं। मैम, आपने अपने जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में बताया और किन पदों पर कार्य किया, कैसे अनुभव मिले, इसके बारे में बातें हमसे साझा की। अब मैं जानना चाहूँगी नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से जुड़ी हुई बातें, कैसे इसकी स्थापना हुई, किस उद्देश्य के साथ स्थापना हुई, और हमारी जो बिहार सरकार है उसकी क्या भूमिका रही इसकी स्थापना में, इन सारी बातों की जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब भी हम नालंदा को देखते हैं तो हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं अभी तो प्रेजेंट नालंदा इन इट्स न्यू अवतार के बारे में बात करूँगी। जी बिल्कुल। यही बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे फॉर्मर ऑनरेबल APJ अब्दुल कलाम जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि नालंदा का पुनर्जन्म होना चाहिए, और इनका उद्देश्य था कि हम इसको एक यूनिक इंस्टीट्यूशन बनाएं, ये बिल्कुल अलग रहे, ये इंटरनेशनल रहे, यूनिक रहे। तो इसमें उन्होंने कहा कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हम रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी तक जाएं। अच्छा, रिलीजन में ही ना अटक पड़े। और दूसरा उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन, तो बच्चों को इसमें भी हमको पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। तीसरा जो इंटरनेशनलिज्म था पहले के यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आकर यहाँ भ्रमण करते थे, द वे दे लर्नड इन द लैप ऑफ नेचर, मोनास्टिक एजुकेशन था हमारा। तो आश्रम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा हुआ करती थी, तो उसी धारा में थे। तो ये जब 2006 में यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने जब प्रस्ताव रखा, सिमल्टेनियसली ईस्ट एशियन समिट में 13 देशों ने समर्थन दिया कि हाँ, नालंदा को फिर से एक बार पुनर्जीवित करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी कीन दैट नालंदा में बी क्रिएटेड। तब 13 मेंबर थे। आज के दिन में हमारे पास 18 मेंबर हैं, जो ईस्ट एशिया कंट्री के मेंबर कंट्रीज कहा जाता है। 18 में इंडिया भी है, क्योंकि देन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2010 में इसको विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टू बी हाउस्ड इन राजगीर, ये दिया था। और हमारे गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रेजेंट किया। इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी को आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ
रखें, क्योंकि देखिए जब 17 देश आते हैं आगे इन सपोर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी, देन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो हम इसको पहले दिन से इंटरनेशनलिज्म से कनेक्ट किया गया, और इसका एक मैंडेट हमारे एक्ट में जो है, टू बिल्ड रीजनल पीस एंड हार्मनी थ्रू एजुकेशन। बहुत बड़ी बात। तो लोकः समस्त सुखिनो भवन्तु, ये तो हमारा हमारे भारत भारत की शिक्षा है कि हम चाहते हैं कि हर सिटीजन खुश रहे, हर सिटीजन के जीवन में शांति बनी रहे। तो ये हमारा माइंडसेट ही है, हम सभी का अच्छा चाहते हैं। तो ये था इनिशियल। तो जैसा कि आपने बताया कि इस विजन के साथ, इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई, और जब आपने इसके कुलपति का पद संभाला मैम 2017 में आपको ये प्रभार मिला, उसके पश्चात से लगभग 5 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। जब ज्वाइन किया था तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसी चुनौतियाँ थी जब आई यहाँ आप, और आपने देखा कि मुझे इस नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति पहुंचानी है, और जिस उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई है उस उद्देश्य को पूरा करना है। कैसे चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी आपके समक्ष? वेल, आई एम फॉर्चुनेट, मैं तो ये कहूँगी कि इसके लिए भी देखिए चुना जाता है कि कौन लीड करेगा। जी। तो 140 एप्लीकेशन शायद थी गवर्नमेंट के सामने, सीवीज थी उनके सामने, तो उसमें से चुना गया पूरे देश से कि आप इसको लीड करें। तो मैंने जब लिया तो मेरा पहला सवाल ये था क्या मैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हूँ? अच्छा। और मेरा आंसर था कि हमारा जो वैदिक परंपरा है, द वेदांतिक thought process that we live, we don't learn from it because it's not an organized religion, but हम जैसे बड़े होते हैं इंडिया में सभी परंपरा में रहते हैं। जी। और इसमें हमारा सनातन धर्म ने बहुत बड़ा काम किया है, जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, और मैं रह चुकी हूँ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हिस्ट्री की स्टूडेंट, उसके बाद कल्चर एंड लिटरेचर। तो जब मैं यहाँ आई, नालंदा का अर्थ होता है न आलमदा, इसके 3 विभाग है। इसका एक ये होता है कि विद्यादान जो हम कहते हैं, सीजलेस एंडोमेंट ऑफ एजुकेशन, लर्निंग का ही होता है। अपर्याप्त दान, मतलब जितना भी देना चाहे आप नॉलेज को दे सकते हैं। जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि यहाँ पर नॉलेज ऐसा हो जो पीस भी दे, डेवलप पीस एंड सिक्योरिटी। और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ बहुत अलग है, वेरी यूनिक कोर्सेज दैट वी हैव एट नालंदा, वेयर वी टीच अंडर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जी जी। सस्टेनेबल मैनेजमेंट कोर्स मैंने स्टार्ट किया, 100% प्लेसमेंट्स। हमने ये पीक ऑफ पैंडेमिक में मैंने 2020 में स्टार्ट किया, और मेरा फर्स्ट बैच 100% प्लेसमेंट, तो बहुत अच्छा लगता है। आप जिक्र कर रही हैं जब आपने पदभार संभाला और कैसे जो नया स्वरूप है वो निकल कर आया। मैं अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, शुरुआती दौर में क्या स्थिति थी और धीरे धीरे वो स्वरूप कैसे हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो नालंदा की जो शुरुआती नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति, और धीरे धीरे ये प्रगति करके अभी अगर मैं वर्तमान दिखाना चाहूँ तो ये सुंदर स्वरूप आप देख सकते हैं। और ये जो अभी वर्तमान का जो ये भवन है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है मैम। अगर मैं पुरानी जो हमारी नालंदा के भग्नावशेष हैं वो दिखाऊं, मैं नीचे भी दिखाना चाहूँगी जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं उसे दिखाएं, नीचे वाली बिल्डिंग्स। तो वहाँ पर भी आप देखें तो वो एक झलक मिलती है हमें। पुराने जो भग्नावशेष हैं, जो नालंदा के खंडहर अब हमारे पास हैं, उन्हें देखिए और आपके इस नए बिल्डिंग को देखिए, बहुत कुछ समानता दिखती है। और इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो बिल्डिंग्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना करके विद्यार्थियों को दे रही हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं मैम? क्या कुछ खास ख्याल रखा है?
ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं मिलता है ये जी। मिलता ही नहीं, अब नया जो नालंदा हमने बनाया है इसका आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन जी द एंशियंट नालंदा ruins जो हैं। बिल्कुल। तो फिर हमने उसको क्या किया, द सारांश जो उस यूनिवर्सिटी का था कि आपको पढ़ना है तो नेचर के लैब में पढ़ना है, अच्छा। सेरेनिटी ऑफ नेचर, तो लिविंग विथ नेचर, मैन इन एसोसिएशन विथ नेचर, contributing to nature, learning from nature. This was the ethos. तो पुराने विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी जो होती थी, perhaps the first time it was an interdisciplinary education. जी तब भी वहाँ पर अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी। ई चिंग दो जो चाइनीज स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर 5 प्रमुख विभाग हुआ करते थे एंशियंट नालंदा में। अच्छा। एक व्याकरण है, दैट इज लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर, शब्द विद्या, जी। देन शिल्प विद्या, यू नो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्कल्पचर, आर्ट मेकिंग। हमारे बाणभट्ट जो हमारे एंशियंट स्कॉलर है, उन्होंने 65 आर्ट्स का मेंशन किया था। हमारे बिल्कुल, अगर हम जाते हैं हमारे उपनिषद और टेक्स्ट में, फिर चिकित्सा विद्या भी था, तो यहाँ पर और हेतु विद्या विच इज लॉजिक, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ था, एंड देन स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो अभी भी हमारे पास हमने जो बनाया है इसमें बुद्धिस्ट स्टडीज भी है, हिंदू स्टडीज मास्टर्स, ये हमने शुरू किया हाल ही में, लास्ट ईयर अच्छा 2021 में, और बहुत डिमांड हो रहा है इस कोर्स मैं का। बिल्कुल ये पूछना ही चाह रही थी कि अभी जो वर्तमान समय में जो स्कूल्स हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, कितने सारे स्कूल्स काम कर रहे हैं और कितने विद्यार्थी अभी आपके पास है, और ख़ासकर जो विदेश से जो छात्र आ रहे हैं उनकी संख्या क्या है वर्तमान समय में? देखिए, इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और मैं गर्व से कहना चाहूँगी जी। कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बॉडी, एजुकेशन इज द सोल। जी जी जो है नॉलेज सिस्टम्स जो है वो सोल है। तो हमने ये 2 दिशाओं में काम किया। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड किया है कि यहाँ पर 200 स्ट्रक्चर्स, 200 अच्छा स्ट्रक्चर्स बने हैं मात्र 3-4.5 साल में। अभी 95%, 97% तक हो चला हो है। चुका आप है। सभी बिल्डिंग्स देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी हम बातों के साथ-साथ 2020 से दिखा रही वही थी। हैं, जी 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 वही है। जी। और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उसके बाद आपको स्कूल्स का बोलूँगी, जी। अभी तो मेरे पास 700 से 800 बच्चे हैं। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हर साल, क्योंकि हम शॉर्ट प्रोग्राम्स भी रखे हैं और रेगुलर मास्टर्स एंड PhD. It's a postgraduate research intensive university. I have students from 30 nationalities. अच्छा ये देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है, यू नो, इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। जैसे प्राचीन नालंदा में हुआ करता था, स्टूडेंट्स हैव कम इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। मेरा ये, मैं हमेशा कहती हूँ कि wherever Buddha traversed, seeds of knowledge sprouted. I think wherever our own Indian culture and ethos and knowledge system has been there, I think we have all been beneficiaries of that. जी तो बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग देशों के हैं। लास्ट ईयर 32 और शायद देश मैं कहूँ तो एक बहुत सुंदर मौका हम दे रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो हमारी संस्कृति में आकर के इन सारी बातों को सीखना चाहते हैं। आपने कहा 32 देशों से लगभग विद्यार्थी आकर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न कोर्सेज को ज्वाइन करके, और बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी आप के लिए और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। कुछ बातें जानना चाहूँगी इसके अलावा, विद्यार्थियों के अलावा किस तरह की सुविधाएं आप वहाँ विद्यार्थियों को दे रही हैं? एक जो एजुकेशनल एटमॉस्फेयर होता है बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए, वो क्या विशेषताएं क्या हैं नालंदा विश्वविद्यालय की छात्रों के लिए? बिल्कुल, अगेन आई वुड से दैट
2010 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ, लेकिन असली मायने में इसका जन्म हुआ 2014 में। जी। और मैं इसका श्रेय दूंगी द प्रेजेंट गवर्नमेंट, हमारी सुषमा स्वराज मैडम थी, उन्होंने कहा कि ये राजगीर से होना चाहिए। अच्छा। नालंदा की स्थापना वहाँ होना चाहिए। तो एक इंटरिम कैंपस में शुरू किया गया 12 बच्चों के साथ। अच्छा। तब जी जी जी। 2014 में 2 प्रोग्राम्स चलते थे, 2 मास्टर्स। हम आए तो अभी मैं 25 प्रोग्राम चलाती हूँ। 6 स्कूल्स हैं वर्तमान समय में, और हमारे मास्टर्स प्रोग्राम्स यूनिक है। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन वी हैव वर्ल्ड लिटरेचर्स दैट वी टीच, हिंदू स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, ये सभी पढ़ाते हैं हम। अच्छा। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं मोस्टली बुद्धिस्ट स्टडीज एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वर्ल्ड लिटरेचर में तो 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी नालंदा को दी गई है कि हम इसको संवारें, कैसे इसका प्रोग्रेस करें। तो मैंने जैसे पहले कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बॉडी, यू कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस विदाउट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चाहिए बढ़िया लैब्स, state of the art lab, state of the art library, you need residences for students। तो यहाँ मैं बहुत गर्व से एक बात कहना चाहूँगी कि 1000 साल बाद, आफ्टर 1 millennium, अब स्टूडेंट्स फिर नालंदा में ही रह रहे हैं। हमने हॉस्टल्स बना दिए हैं। अच्छा। तो दे हैव कम बैक। नहीं तो हम पहले 4 होटल हायर किया करते थे और वहाँ स्टूडेंट्स रहे हाल ही तक। अच्छा। अभी तक 2 साल 1 साल पहले तक। अभी इसी वर्ष मैंने सारे स्टूडेंट्स को कैंपस में लाया है। आप कभी आए और देखें हमारे हॉस्टल्स, you know, exemplary provisions that have been provided for them, and excellent infrastructure, beautiful buildings। तो हर किस्म की सुविधा उनको दी जाती है, so that जो देश अपना छोड़ के आए हैं, हम उनको अतिथि देवो भव, ये तो हमारा कल्चर ही है। तो ये हम ध्यान में रखते हुए सुविधाएं बनाए हैं। जी जी। अब क्लासरूम्स भी ऐसे हैं, आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब मुझको पढ़ना चाहिए क्योंकि द क्लासरूम्स आर ऑल्सो, दे बेकन यू, दे इंस्पायर यू टू लर्न। सो बहुत ही सुंदर ढंग से इसका निर्माण हमने किया है पिछले 4 वर्ष में। मैं कुछ कार्यक्रमों के बारे में भी विशेष उल्लेख करना चाहूँगी, चूँकि आज आप हमारे साथ हैं। आपने ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, क्या विशेषता है इसकी? ज़्यादातर हम जब हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो ये बहुत यूनिक सा एक कार्यक्रम आपने शुरू किया है, क्या है इसकी विशेषता? Global PhD has been envisioned in a very international way, because we thought that the PhDs that we produce here, with time the quality has been an issue. So to enhance the quality, मैंने क्या किया है, इसका एक academic architecture बनाया है। अच्छा। इसमें ये है कि आपके सुपरवाइजर जो होते हैं ये इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। अच्छा। ये कहीं के भी हो सकते हैं। आपके मेन सुपरवाइजर इंडिया में किसी और इंस्टीट्यूशन से भी हो सकते हैं, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज, या ये बाहर देश के भी हार्वर्ड के हो सकते हैं, या आपके इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज जावा के हो सकते हैं, सिंगापुर के हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। एक तो ये है खासियत इसकी। दूसरी है कि ये 4 ईयर PhD प्रोग्राम हमने बनाया है। जी जी। आई नो फर्दर एक्सटेंशन टू स्टूडेंट्स, सो इट्स अ वेरी डिमांडिंग कोर्स। और इनका जो थीसिस है, इवैल्यूएशन जो होता है, इवैल्यूएशन भी एक एग्जामिनर कंपल्सरीली इंटरनेशनल होगा। अच्छा। और 2 बाहर के होंगे। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कोई इवैल्यूएट नहीं करेगा। सेकंड सुपरवाइजर हमारा होगा जी, मगर इवैल्यूएट नहीं कर, मतलब इवैल्यूएशन पूरा ऑब्जेक्टिवली होगा। अच्छा। एंड ट्रूली ग्लोबल PhD वी नीड टू गिव टू द वर्ल्ड,
बहुत बड़ी बात। तो एक फर्स्ट पीएचडी इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, किस तो विषय ये पर बहुत हुआ मैम? बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा मैम, जब आप विस्तार से बता रही थी कि कैसे आप अन्य जगह के जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें भी, विदेशों के प्रोफेसर्स को भी आप कनेक्ट कर रही हैं, और कोई भी आपका गाइड हो सकता है, तो जो विद्यार्थी है उसे भी सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। और जब इस पीएचडी के पश्चात जो बातें निकल कर आती हैं वो शायद सभी के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। और दर्शकों, मैम एक और विशेषता के बारे में बताना चाहूँगी कि जिसने मेरा ध्यान खींचा, धर्म धम्म सम्मेलन। आपने कई धर्म धम्म सम्मेलन का भी आयोजन किया है, सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसकी विशेषता क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, धार्यते इति धर्म हम कहते हैं। जी जी। और धर्मो रक्षिता रक्षतः। तो इसमें क्या है कि धर्म हमको सिखाना चाहिए, सिखाता था कि हम कैसे जिए और कैसे अपने लाइफ को आगे ले चलें। वर्ल्ड इज़ अ वेरी राइट नाउ इट्स इन अ वेरी challenging scenario. We face extremely difficult times, be it inflation, be it the environmental economy, concern, environment crisis, the climate matters, when the wars, so there is a need for peace and security. तो इसका ये था, मंशा ये था कि धर्म धम्म सम्मेलन में कि हम बड़े ऋषि मुनि को भी बुलाएंगे, बौद्ध धर्म के भिक्षुक को भी बुलाएंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स को भी बुलाएंगे, मिनिस्टर्स को भी बुलाएंगे, और एकेडमिक्स को भी बुलाएंगे। ये सम्मेलन में हम धर्म को भी आगे रख रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स को भी आगे ला रहे हैं, और एकेडमिक्स को। तो ये संवाद होना चाहिए कि हम चैलेंजेस को कैसे सुलझाते हैं। अच्छा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है, तो इसका एक परिचय, उदाहरण ही धर्म धम्म सम्मेलन है। और इसमें 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट्स आते हैं अलग अलग, राइट फ्रॉम भूटान टू इंडोनेशिया टू श्रीलंका टू सिंगापुर टू यूएस टू कनाडा, हमने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगहों से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। और इसका 3 दिन तक बहुत इट्स अ वेरी इंटेंसिव संवाद, डिस्कशन एंड पैनल डिस्कशंस होते हैं और पैरेलल सेशंस, सो लॉट ऑफ गुड वर्क। एंड मैं समझती हूँ कि नालंदा इज द राइट प्लेस फॉर दिस। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक मंच प्रदान करना जहाँ पर कि धर्म के क्षेत्र से लोग भी हैं कि अगर हम वहाँ से भी कुछ शिक्षा लेना चाहें वो ले सके, जहाँ नीति बनाने वाले लोग भी हैं और जहाँ शिक्षाविद भी हैं, और सभी को मिला करके सोचना, क्या तो समाज के लिए सोचना, पूरे विश्व में शांति के लिए सोचना, ये मुख्य मकसद आपके धर्म धम्म सम्मेलन का। मैं तो फिर आऊँगी आपके कैंपस पर, और मैं जिक्र करना चाहूँगी नेट जीरो कैंपस के बारे में। आपको ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड भी मिला है न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये नेट जीरो कैंपस क्या है मैम? देखिए, जीरो कार्बन एमिशन, ये बेसिक थॉट ये है। फिर हमने सोचा कि ये आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कैंपस सारा सस्टेनेबल होना चाहिए जी। तो हमने वी टुक वन लुक एट एंशिएंट नालंदा वाज आल्सो अ वेरी सस्टेनेबल कैंपस। तो वहाँ पर आहार पाइन हुआ करते थे। तो वहाँ जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म जो भी आया करते थे सीखने के लिए, ये सिर्फ अपनी किताबों से ही नहीं बट नेचर से भी बहुत सीखते थे। जी जी। तो एनवायरनमेंट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमने एक कैंपस बनाया जो लैब बन गया है आज फॉर सस्टेनेबल रिसर्च। क्योंकि एक कंप्लीटली नेट जीरो कैंपस है जो थिक डबल कैविटी वॉल्स हैं। अच्छा। जो हीट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और कोल्ड को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसका अर्थ ब्लॉक्स बनाए गए वहीं पर जो जमीन की खुदाई हुई
उसी मिट्टी से हमने अर्थ ब्लॉक ब्रिक्स अच्छा, बनाए. अच्छा. These are not burnt clay bricks, but these are compressed blocks, so very अच्छा. unique. Zero wastage concept, क्योंकि वहाँ पर जो भी हो, और हमने आज तक कभी पानी नहीं खरीदा, अच्छा. ना बोरवेल डाला है वहाँ पर. हमने वहाँ पर लगभग 13 लेक्स बनाए हैं. जी, जी. और वाटर मैनेजमेंट इतना खूबसूरती से होता है कि आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए पहले करते हैं, फिर द वेस्ट वाटर विल इज यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर प्लांटेशन, फॉर टॉयलेट यूज. सो दिस काइंड मैं जैसे देख रही हूँ आपकी बातों से जो मुझे पता चल रहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसको भी पूरा ध्यान में आपने रखा है. कोई फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है, क्या और आगे सोच रखा है? मैं चाहती हूँ कि एंटायर सोलर फार्म भी बनाया है हमने. अच्छा. मैं चाहती हूँ कि नालंदा आगे चलकर एक लैब सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को ही ना हो, अच्छा. बट इंस्टीट्यूशन टू बी एम्यूलेटेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस. हम इसको ऐसे बना रहे हैं कि ये देखिए, with the illustrious history, this will become a university of future. जी. आगे के generations के लिए यहाँ की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल अलग हो. It should be very very global, international. We look at data sciences, we look at AI, artificial intelligence, we look at environment protection. How do we do that? How do we bring spirituality into everything? So that again is very important. And how do we redefine historical studies? Because it's very important to connect history with culture. Because civilizational ethics जो रहा है, civilizational connect with other countries रहा है. 17 देश हैं हमारे साथ, तो हेरिटेज, सिविलाइजेशन, ये सब कनेक्टेड है. और बहुत से स्टूडेंट्स इसी देशों से भी आते हैं हमारे पास. तो इसका फ्यूचर तो बहुत यूनिक रहने वाला है. और मैं देख रही हूँ कि जो आपकी प्लानिंग है उसमें भी वो सारे कोर्सेज शामिल हैं जो इसे भविष्य के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करते हैं, जिसे हम सोच सकते हैं कि जो आने वाला जनरेशन है उसे किन क्षेत्रों में और भी शिक्षा अर्जित करनी है और किस तरीके से इसका विस्तार देना है. आप हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं. आपके कार्यकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को कई पुरस्कार भी मिले हैं. हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहेंगी इन उपलब्धियों को? वेल, हमको देखिए ग्रीन पुरस्कार फॉर सस्टेनेबिलिटी, आई थिंक अभी तक मेरे कार्यकाल में हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया. मेरे कार्यकाल में मैं 2017 मई में ज्वाइन की और एंड ऑफ 17 में हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया था, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती. तो इसीलिए यहाँ पर क्रिएटिंग जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाइफ फॉर एनवायरनमेंट बोले हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण एग्जाम्पल इज नालंदा यूनिवर्सिटी. हम यहाँ कर रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज नालंदा इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो और सारे जितने हमारे लोग हैं यहाँ के इंडियंस हैं, सभी प्राउड रहेंगे कि ऐसा यूनिवर्सिटी बना है. ये हम सभी के लिए एक सुंदर सपना भी है. सब चाहते हैं कि जो नालंदा की जो प्राचीन भग्नावशेष हमारे पास हैं, जो प्राचीन नालंदा महाविहार थे और उनकी जो ख्याति थी, उसे हम फिर से पुनर्जीवित कर पाए. और अब लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत सारी उपलब्धियों को आपने हमसे साझा भी किया है कि किस तरीके से आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं. जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं और जो विद्यार्थी आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ से जब जाएं, यहाँ की पढ़ाई भ्रमण करके, तो ये एक ग्लोबल सिटीजन बनकर जाएं. दे शुड बी एपोस्टल्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जब बोलते हैं शांति की बात, तो आई थिंक नॉलेज शुड गिव देम एम्बिशन. इनका प्रोग्रेस बहुत, ये फ्यूचर सिटीजन्स हैं, दे विल बी लीडर्स ऑफ टुमारो. तो नॉलेज शुड बी कंबाइंड विथ योग, विथ पीस,
with security. It's very important to recast the world scenario. जी। You know, इसको हम कैसे देखते हैं दुनिया को, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा प्रणाली को थोड़ा हमको दूसरी डायरेक्शन में, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जी जी। एक पंक्ति में बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप चाहती हैं कि जो भी विद्यार्थी यहाँ से निकले, जो छात्र हैं, वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेकर निकले और उनकी सोच उस तरीके की हो जिसमें पूरे विश्व का समावेश हो, हर चीज़ के बारे में, मानवता के बारे में सोचे और विकास करें, ताकि हम सभी एक साथ विकास कर सकें। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वक्त निकाला, आपने कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि नालंदा को, मैं अपने आप को नहीं देखती हूँ, बट नालंदा को एक मौका मिला अपने आप के बारे में कुछ बताने का। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी जानकारियाँ हासिल करके। धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर की कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह जी से। जाना किस तरीके से वो लगातार प्रयास कर रही हैं नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के माध्यम से, जो प्राचीन नालंदा महाविहार थे हमारे इस बिहार प्रांत में, उसकी प्राचीन गरिमा को फिर से पुनर्जीवित करने का, और ये कोशिश साकार रूप ले रही है। पता है हमारी कोशिश क्या है? हम ये चाहते हैं कि आप हमें ख़त लिखें, आप हमें ईमेल भेजें और बताएं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम। और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। आज के लिए निहारिका को दीजिए अनुमति। हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।